नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग कांट और लाप्लास की परिकल्पना को पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो जो है एक तारक परिकल्पना थी। ये द्वैतारक परिकल्पना है, द्वैतवादी संकल्पना है। उसमें यह माना गया था कि उस जो सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति है ये एक तारों से हुई है, लेकिन ये जो परिकल्पना है ये द्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। इसे बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसके अनुसार जो है साल 1919 में जेम्स जीन्स ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की तथा उसके 10 साल बाद 1929 में जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन किया। ठीक है, ये अंग्रेज विद्वान थे। तो इसमें परिकल्पना में पुष्टि करने के लिए जीन्स कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चलते हैं। अपनी परिकल्पना को पुष्टि करने के लिए जीन्स जो है कुछ तथ्यों को स्वयं माने। कल्पित तथ्य हैं। वो कल्पित तथ्य क्या हैं, इसे हम लोग जो है देखते हैं। पहला अगर हम देखें, पहला तथ्य क्या है? सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे से हुआ है। इन्होंने कहा कि जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है एक सूर्य है और एक दूसरा तारा है। मतलब अभी तक एक तारे से या एक पदार्थ से होता था, अब इसके निर्माण में सूर्य और एक और तारा है। मतलब अब दो चीज़ें इसमें हो गई हैं। दूसरा क्या है? इसमें ये कहा गया है कि जो सूर्य है, सूर्य एक गैस का बहुत बड़ा गोला था। सूर्य जो है गैस का गोला था। ठीक। तीसरा क्या है? सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा है। इसकी बात तो हो ही गई है। चौथा क्या है? तीसरा हो गया, चौथा हो गया सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो साथी तारा है एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वो सूर्य के निकट आ रहा था। ये भी इन्होंने माना। छठवां क्या है? साथी तारा जो सूर्य से इतर जो तारा था वो सूर्य से आकार और आयतन में बड़ा था। जो पास आता हुआ तारा था वो ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा और उसके बाह्य भाग पर पड़ने के कारण उस सूर्य से एक फिलामेंट टूट गया। कुल मिला के इनकी जो परिकल्पना है इसी के आसपास जो है घूमती है। इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि इन्होंने अपनी परिकल्पना में ये बताया कि जो सूर्य है, सूर्य के अलावा एक और तारा था जो आकार और आयतन में वो सूर्य से बड़ा था। सूर्य जैसे यहाँ है और वो जो तारा था वो यहाँ था। ठीक।
ये था। और ये इस तरह से गति कर रहा था कि जैसे मालूम पड़ता है कि सूर्य के पास ही वो आ रहा है, ऐसे। ठीक। अब जो तारा ये था, इस तारे के प्रभाव स्वरूप सूर्य से एक फिलामेंट टूट गया। ये मान लीजिए तारा है, तारा यहाँ पहुँचा तो इसके प्रभाव से जो है, इसकी कक्षा है, इसके प्रभाव से एक फिलामेंट टूट गया। अब इस जो फिलामेंट टूटा, इस फिलामेंट के टूटने के बाद जब ये तारा चला गया, ये चूंकि सूर्य की तरफ एकदम सूर्य की कक्षा में तो था नहीं, तो ये जो तारा जो था, ये जो तारा घूमते घूमते फिर बाहर निकल गया, तो जो सूर्य से ये फिलामेंट टूटा था, वो फिलामेंट जो है वापस सूर्य में नहीं जुड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक ये तारा दूर जाता, तब तक जो ये फिलामेंट टूटा था सूर्य से, वो फिलामेंट सूर्य की आकर्षण क्षेत्र से दूर जा चुका था, और एक ये फिलामेंट ऐसे सूर्य की परिक्रमा करने लगा, सूर्य की परिक्रमा करने लगा। फिर क्या हुआ? जब परिक्रमा करने लगा तो धीरे धीरे इस फिलामेंट में संकुचन होने लगा, संकुचन होने लगा। संकुचन के फलस्वरूप ये जो फिलामेंट है, ये कई भागों में टूट गया। ये जो फिलामेंट है, ये जो कई भागों में टूट गया। इस कई फिलामेंट के टूटने से ही ग्रहों की रचना हुई। ठीक है। और जब ग्रहों की रचना हो गई, तो ठीक यही प्रक्रिया जो है, सूर्य के आकर्षण के फलस्वरूप ग्रहों से उपग्रहों की रचना हुई। और ऐसा माना जाता है कि इनकी संकल्पना में ये जो फिलामेंट टूटा, ये फिलामेंट का आकार कैसा था? सिगार के आकार का था। ये क्यों था? क्योंकि उसके साथी तारे और सूर्य के आकर्षण की वजह से दोनों जो पदार्थ था, वो दोनों अपनी तरफ खींचे, तो जब किनारे किनारे का जो भाग था वो पतला हो गया और बीच का भाग चौड़ा हो गया। तो अगर हम सौर मंडल को ध्यान से देखें, तो सौर मंडल में हम देखते हैं कि जो सूर्य है, जो सूर्य है, सूर्य से सबसे करीब में छोटा ग्रह है कि बड़ा? तो छोटा है। जैसे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ठीक, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो ये हुआ। तो सिगार की तरह, जैसे देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बीच में चौड़ा, किनारे किनारे पतला। अगर हम बुध को और थोड़ा छोटा बना दें, क्योंकि होता क्या है, बुध सबसे अब वर्तमान में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो गया है आकार की दृष्टि से। ठीक। तो ये जैसे सिगार जैसी संरचना हो रही है। तो ये रहा ओवरऑल जो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इसमें इन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि जो मुख्य जो
क्या हुआ था, तो उसमें इन्होंने स्पष्टीकरण ये दिया है कि पहला जो स्पष्टीकरण है वो है ग्रहों का क्रम तथा आकार। तो ग्रहों का क्रम तथा आकार तो अभी मैंने जो बताया, सिगार की जो रचना हुई थी, बीच में बड़े थे ग्रह, किनारे किनारे पे छोटे ग्रह थे, तो इसी नाते इन्होंने यह स्पष्टीकरण बताया। दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि उपग्रहों का क्रम ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह से ग्रहों का हुआ। तो ग्रहों से जब वो फिलामेंट निकला तो उपग्रहों में भी वैसे ही है, जो ग्रहों से फिलामेंट निकला तो शुरू में छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर लास्ट में छोटे, तो इसी तरह से ग्रहों के उपग्रह भी बने, इन्होंने ये भी बता दिया। और उपग्रहों का क्रम भी बताया कि पहले छोटा, फिर बीच में बड़ा, फिर लास्ट में छोटा। फिर ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष, तो इन्होंने परिभ्रमण कक्ष की बात भी किया है कि किस तरह से सूर्य के कक्ष से मेल नहीं खाना चाहिए। तो दूसरे कोणीय झुकाव, प्रत्येक ग्रह का जो कोणीय झुकाव है, होता क्या है कि जो परिकल्पना है, परिकल्पना के अनुसार ग्रह के परिभ्रमण कक्ष अथवा ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष से मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ग्रह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है। तो इन्होंने ये भी बताया है कि किस ग्रह का कितना झुकाव है। इन्होंने बताया जैसे बुध 7 डिग्री झुका है, शुक्र 3.5 डिग्री झुका है, पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोणीय झुकाव है, मंगल का 2 डिग्री का झुकाव है, बृहस्पति 1 डिग्री का झुकाव है, शनि का 2.5 डिग्री का झुकाव है, अरुण 0 डिग्री का झुकाव है, वरुण 2 डिग्री का झुकाव है। तो कुल मिला के ये झुकाव भी इन्होंने बता दिया है कि कितना डिग्री का है। तो निश्चित वायव्य पदार्थ का आकार इन्होंने बताया कि जब पास आते हुए तारे की ज्वारीय शक्ति से सूर्य से जो फिलामेंट निकला वह सिगार के आकार का क्यों हो गया, तो इसका मैंने चर्चा पहले ही कर दिया है। परिकल्पना में संशोधन 1929 में जेफरीज महोदय ने क्या किया। जेफरीज महोदय ने ये माना कि सूर्य था एक ग्रह तारा और था फिर एक बड़ा विशालकाय तारा था। तो इन्होंने ये माना कि ये दोनों तारों में टक्कर हो गई, जो सूर्य का एक साथी तारा था, और उस टक्कर के परिणाम स्वरूप टक्कर हो गई और फलस्वरूप जो आकाश में कुछ भाग बिखर गया, और यही जो बिखरा हुआ पदार्थ था, इन्हीं पदार्थों से बाद में ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ घनीभूत प्रक्रिया के तहत। तो गैसों के विस्तार के फलस्वरूप शीतल होने तथा ऊपरी सतह से विकिरण द्वारा इन लघु ग्रहों और उपग्रहों के शीघ्र ही तरल केंद्र का निर्माण हो गया। इसीलिए इन्होंने बताया कि जो बड़े ग्रह हैं उनके अधिक उपग्रह क्यों बने, क्योंकि इनका जो संकुचन में ज़्यादा टाइम लगा, इससे इनसे ज़्यादा पदार्थ निकल गया, और ज़्यादा पदार्थ निकलने की वजह से इनके जो उपग्रह हुए वो भी ज़्यादा हुए। अब हम लोग इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि मूल्यांकन क्या है, कि क्या ये सटीक है। तो शुरू में तो ये काफ़ी दिनों तक, बहुत समय तक इसका समर्थन प्राप्त होता रहा लोगों का इस परिकल्पना को, लेकिन बाद में जब विज्ञान का और विकास हुआ और नई नई वैज्ञानिक परिकल्पनाएं आई, तो उन्होंने आप कुछ हद तक माना
की पृथ्वी के जो उन्होंने नई परिकल्पनाएं की प्रस्तुत, तो उसके अनुसार इन्होंने बताया कि ये जो समस्याएं हैं इनके सिद्धांत में, ये सारी समस्याएं हैं। पहला तो जो लेविन महोदय थे, एक वैज्ञानिक थे, तो लेविन ने ये बताया कि ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूर स्थित होते हैं कि उसमें टक्कर की संभावना बहुत कम होती है। तो जो इन्होंने जेफरीज महोदय ने कहा कि टक्कर के फलस्वरूप ये ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या था? दूसरा जो मूल्यांकन अगर करें तो जिस विशाल तारा से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ, वह तारा पुनः कहाँ चला गया, इसका प्रश्न समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। भाई वो आया तारा और आके चला गया, लेकिन उसके बाद आप जान नहीं पाए वो कहाँ चला गया, विलुप्त हो गया। तीसरा क्या है? एक है एन पारिस्की महोदय हैं, ने गणितीय परिकलन के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि जीन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थता प्रमाणित नहीं हो सकती है। क्यों? अमेरिकी ज्योतिषी रसल ने इस बात पर संदेह प्रकट किया कि सूर्य से इतना जो पदार्थ निकला होगा जिससे ग्रह बने, तो कितनी दूर तक फैल गए होंगे। भाई अगर कोई चीज़ से, जैसे सूर्य से एक पदार्थ निकला तो उसके पास ही में होगा, ये नहीं कि 500 गुना अधिक दूरी पर या 3000 गुना अधिक दूरी पर। तो जैसे बृहस्पति का जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जो है, ये सूर्य के जो व्यास है वो उससे 500 गुना अधिक दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। या वरुण की बात अगर करें तो वरुण जो है सूर्य के व्यास से 3000 गुना अधिक दूरी पर जो है परिक्रमा कर रहा है। तो कोई चीज़ अगर किसी से अलग होती तो उसी के पास में रहती, ना कि बहुत उसके व्यास से कई हजार गुना दूर चली जाए। तो इस समस्या का समाधान कुछ संशोधन द्वारा किया जा सकता है। जेफरी ने भी ऐसे संशोधन तथा कुछ परिवर्तन के लिए सहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि 1929 में प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ परिवर्तन होने चाहिए तथा कुछ स्थलों पर सिद्धांत पूर्णतः गलत है। चौथा क्या है? अगर चौथे बिंदु की हम बात करें तो जो सूर्य से निश्चित पदार्थ है उसका घनीभवन किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख जो है जीन्स ने भलीभांति नहीं किया है। संभवतः सूर्य से निकले स्तर से भी पदार्थ निकला होगा तथा तापमान बहुत अधिक रहा होगा। इस परिस्थिति में उससे घनीभूत न होकर ब्रह्मांड में छिटक जाना चाहिए था। ग्रहों में अधिक कोणीय गति का आविर्भाव कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण भी जीन्स ने ठीक तरह से नहीं दिया है। तो मित्रों, ये जो आज का टॉपिक था जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इसको हम लोगों ने देख लिया है और इसको पूरा पढ़ लिया है। तो आप लोगों को जो PDF मिला है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस लेक्चर को सुनने से पहले, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चूँकि हम लोग बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। 6 महीने का समय है। 6 महीने में डेढ़ महीने हमने सारे चारों विषय को रखे हैं और वो डेढ़ महीने में चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो और जून से पहले परीक्षा होने की संभावना नहीं है, तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के चलिएगा। तो एक एक टॉपिक धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे
अगला जो सिलेबस का जो अगला पार्ट है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।